हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और थर्ड यूनिट में भी हम इसका पहले बी पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जो ए पार्ट है थर्ड यूनिट का उसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया, ये सारे टॉपिक अब सीबीएसई ने इस साल के लिए डिलीट कर दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हरियाणा बोर्ड में भी काटे जाएंगे ये टॉपिक, इसलिए हम पहले जो कंफर्म टॉपिक हैं उनको करें, यानी कि थर्ड यूनिट का हम पहले बी पार्ट करें। ये सारे टॉपिक हमेशा रहेंगे इस सिलेबस में, इसलिए हम सबसे पहले इनको करेंगे। तो जो थर्ड यूनिट का जो बी पार्ट है वो है फ्रिक्शन। ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। फ्रिक्शन के बारे में बेसिक आइडिया आपको छोटी क्लासेस में मिलता है कि फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, कि कब लगती है, कितनी तरह की होती हैं, इसके क्या रूल्स हैं और इनकी वजह से मोशन कैसे अफेक्टेड होती है, ये ज़रूरी है, इविल भी है और इसकी ज़रूरत भी है। यानी एक बुराई भी है, इसके वजह से नुकसान भी होता है, पर इसकी नेसेसिटी भी है। कई केसेस में हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ जाता है और कई केसेस में फ्रिक्शन को घटाना भी पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स। ये एक अपोजिट फोर्स होती है। किसके अपोजिट? अप्लाई की गई फोर्स के अपोजिट लगती है। दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स, स्लाइड्स और रोल्स। मूव करना मतलब, मूव करने का मतलब हो सकता है घसीटना भी हो सकता है या रोल करके आगे जाना भी हो सकता है। दोनों ही स्थिति में क्या कहते हैं, हम मूव कर रहे हैं। एक तो घसीटते हुए किसी चीज़ को लेकर आना, एक उसे रोल कराते हुए लेकर के आना, उन दोनों में फ़र्क होता है। और इवन ट्राइज टू मूव, या वो बॉडी जस्ट चलना चाहती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो उस समय जो एक अपोजिंग फोर्स लगती है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये क्या कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक सरफेस लिया हमने, यहाँ पर ये ऐसे एक सरफेस बनाया, उसके ऊपर ये बॉक्स रखा है। एक बॉक्स के बिल्कुल सेंटर से हमने क्या किया, बॉक्स को कुछ वेट होगा, वेट जो लग रहा है डाउनवर्ड, इसलिए वेट को हमने नीचे की तरफ दिखा दिया एरो लगा करके और उसे लिख दिया W। जैसे कि ये एक टेबल का सरफेस होता और इस पर ये बॉडी रखी हुई है और बॉडी का भी क्या लग रहा है नीचे की ओर, वेट। तो ये वेट जो होता है वो हर बॉडी को होता है और वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। जो भी बॉडी एग्जिस्ट करती है उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, मास होता है। मास इंटू ग्रेविटी करते हैं तो W का फॉर्मूला बन जाता है W = mg। वो वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। जब ये वेट डाउनवर्ड लगता है तो ये एक एक्शन हो गया इस सरफेस के ऊपर, तो बदले में एक रिएक्शन मिलता है जो इस वेट के बिल्कुल अपोजिट होता है और ये इसको बैलेंस अगर कर लेता है तो ये बॉक्स जो है इस टेबल के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एज इट इज़ पड़ा रहता है। यानी ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है और सरफेस पे कैसे होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है नॉर्मल रिएक्शन। जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ में आपने पढ़ा है कि एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन जो होता है वो इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है। हर एक्शन के लिए एक ना एक रिएक्शन होता है, इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है। वो यही तो हुआ, जैसे हमने इस बॉक्स को रखा तो नीचे उसका वेट लगा, वेट इज़ ए फोर्स। वेट भी क्या होती है, फोर्स ही होता है, जो जिसकी कारण बॉडी नीचे की तरफ खींची चली जाती है ज़मीन की तरफ, और उसके बदले ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। यानी ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये इसलिए हमने इसको नाम दे दिया नॉर्मल रिएक्शन। और इसके साथ जहाँ ये दोनों सरफेस टच करेंगे, यानी टेबल का सरफेस और बॉडी का, उनके यहाँ कांटेक्ट वाली जगह पर यहाँ हमने क्या दिखाया है, छोटे f से हमने यहाँ पर डिनोट किया किसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। किसको? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या दिखा रहा है कि ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर यानी बैलेंस हो गई, इसकी वजह से बॉक्स जो है वो चल नहीं पा रहा है। तो ये कह रहे व्हेन ए वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल देन टेबल एक्सर्ट ए कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो टेबल भी उस पर क्या लगाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है। कॉन्टैक्ट मतलब जब ये दोनों टच करती हैं, जब दो बॉडी टच करती है और उनके बीच में फोर्स लगती है तो ऐसी फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और जब बॉडी कोई टच ना कर रही हो और उनके बीच में फोर्स लगता है तो उनको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है,
नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में लगती है, पर उन दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है और दूर दूर भी लग सकती है। जैसे अर्थ है और कोई बॉडी ऊपर चंद्रमा है, मान लो मून है, तो मून को वो क्या कर रखी है, उसने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रखा है, वो बाइंडेड है किसके ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो बंधा हुआ है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर खुद बंधा हुआ है ग्रेविटी की वजह से। तो ये सारी फोर्सेस कैसी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसी है, नॉन कांटेक्ट। पर हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि ये कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, जो दो बॉडी के टच करने पर यहाँ पर लगती हुई दिखा रखी है हमने। अब कह रहे हैं द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। अब ये एक फोर्स का एक पार्ट इधर आ रहा है, ये फ्रिक्शन, और जो एक ऊपर लग रहा है वो कौन सी होगी, नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों ही क्या है, इस वेट के बदले में लगी गई फोर्सेस हैं। एक्शन था ये, इनके रिएक्शन हुई, रिएक्शन के अब दो पार्ट है, एक तो फ्रिक्शन का नाम दे दिया और एक को नाम दे दिया नॉर्मल रिएक्शन को। तो हमने इसकी डेफिनेशन बोलनी है कि द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर क्या है, यहाँ पर देखो ये ऐसे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 90 का डिग्री का एंगल बनाऊँ यहाँ से, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और इसे नाम दे रहे हैं आर। जबकि वो कहते हैं ऑन द अदर हैंड द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, कौन से वाला, ये वाला, ये किसके पैरेलल है, इस कंपोनेंट, ये जो सरफेस है, टेबल है या जो भी, इसके पैरेलल जो कंपोनेंट लगता है उसको हम क्या कहते हैं, नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। दोबारा बता देता हूँ, ये कह रहा है कि जैसे ही आपने इस बॉक्स को यहाँ पे रखा, वेट लगा नीचे, वेट इज़ ए एक्शन, इट इज़ ए फोर्स, उसके बदले लगेगी रिएक्शन। रिएक्शन के दो पार्ट है, एक पार्ट तो सीधा लग रहा है जिसे हमने नॉर्मल रिएक्शन का नाम दिया, और जो सरफेस के साथ साथ पैरेलल चल रहा है उसको नाम दिया फ्रिक्शन का। तो यही लिखा है, द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज़ नोन एज फ्रिक्शन, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद है ओल्ड व्यू ऑफ कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी पुराने समय में हम फ्रिक्शन का असली कारण क्या मानते थे कि ये फ्रिक्शन, जिसे हम हिंदी में घर्षण भी कहते हैं, ये किस वजह से होती है। तो इसका कारण क्या होता है, रफनेस ऑफ द सरफेस इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो रफनेस होती है, खुरदरापन जो होता है सरफेस का, उसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और जो ऊपर मूव करी होती है बॉडी, उसको चलने में दिक्कत आती है। लिमिटेशन टू द ओल्डर व्यू ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू surfaces, but experiments shows that it is independent of the area of contact। वो कहते हैं कि लिमिटेशन क्या है, पुराने व्यू के हिसाब से कि फ्रिक्शन की वैल्यू कम है ज़्यादा है, फ्रिक्शन वो किससे पता चलती थी कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, जो क्या कहते हैं सरफेस, जो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके बीच में कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। पर बाद में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है उस पे डिपेंडेंट नहीं है कि फ्रिक्शन कितनी लगेगी और कितनी नहीं लगेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये कहता है अकॉर्डिंग टू ओल्डर व्यू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस ऑलमोस्ट वैनिश। वो कहते हैं जितना ज़्यादा दोनों सरफेस जो होंगे वो मतलब क्या कहते हैं प्लेन होंगे, स्मूथ होंगे, वो उतनी ज़्यादा ये क्या होती जाएगी, वैनिश यानी ज़ीरो होती जाएगी। बट एक्सपेरिमेंट से तो ये पता चला कि ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे बर्तन मांजते समय कई बार हमने नोटिस किया, दो ग्लास आपस में एक के अंदर एक ग्लास डल जाता है। अब वो दोनों बिल्कुल ही स्मूथ है, उनके बीच में खुरदरापन थोड़ा, पर जितनी ज़्यादा प्लेन चीज़ें जल्दी चिपक जाती हैं, वो पहले ये लगता था कि वो प्लेन नहीं चिपकेंगी, कि प्लेन है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बट एक्सपेरिमेंट से तो ये उल्टा पता चला कि जितनी ज़्यादा भी, अगर बहुत ज़्यादा भी प्लेन हो गई तो भी वो दो बॉडी आपस में क्या करेगी, फ्रिक्शन के कारण चिपक जाए। द फ्रिक्शन में इंक्रीज इफ़ द सरफेस आर हाईली पॉलिश्ड। इसलिए वही बात, अगर बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग की गई सरफेसिस की तो भी उसके कारण से भी क्या होगा, दोनों बॉडी
चिपक सकती हैं। दिस हैपन ड्यू टू कोल्ड वेल्डिंग टुगेदर ऑफ द पॉलिश सरफेस। और जब दो बॉडी आपस में ऐसे चिपक जाती हैं बहुत ज़्यादा प्लेन होने के कारण, उसको हम कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग। तो ये तो था ओल्डर व्यू, यानी जिसकी वजह से हम ये फ्रिक्शन का कम ज़्यादा मानते थे, पर एक्सपेरिमेंट करके देखे तो कुछ और ही शो हुआ। तो आज आप सभी बच्चे पहले पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट कैसे होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ना, और ओल्ड व्यू ऑफ कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी पुराने तरीके से फ्रिक्शन का कारण क्या बताया गया और असल में है क्या। मॉडर्न व्यू जो है वो हम कल के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। ये हमने 3rd यूनिट का बी पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। इस टॉपिक से मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन से कल हम स्टार्ट करेंगे। अभी आज आपने फ्रिक्शन और उसके सारे पार्ट्स को ये पढ़ना है। थैंक यू।